Hello, class 11th. Let's continue our 7th chapter, Sources of Business Finance. Today we will be discussing international sources of business finance. अब जो इंडियन मार्केट से फाइनेंस अरेंज करने के लिए तो एक फर्म जो है वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, प्रॉफिट को अपने बिजनेस में रिटेन करके रिटेन अर्निंग से वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट ले सकती है। उसके बाद में जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनसे लोन ले सकती है। तो इतने सारे सोर्सेज हैं। बट व्हेन अ कंपनी नीड्स फंड इन फॉरेन करेंसी स्पेशली, देन there are some international agencies and commercial banks, international level commercial bank like Standard Chartered, which helps them in arranging their funds. So first source of international finance is commercial bank. Okay, Indian banks हैं, वैसे जो international banks हैं वो foreign currency में loan provide करते हैं all over the world. Bank is Standard Chartered Bank is an important organization for foreign currency loan to Indian industry. Okay, then second international source of business finance is international agencies and development bank. अब international agencies like IFC means International Finance Corporation and ADB means Asian Development Bank provide long-term loans. Okay, so this type of agencies also help business to arrange finance in foreign currency. Then थर्ड सोर्स इज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. अब जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट है, ओके, कैपिटल मार्केट मीन्स जो शेयर मार्केट है, एक तो शेयर मार्केट है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट है, और एक सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है जो कि शेयर मार्केट भी बोलते हैं उसको. तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है वहाँ से भी फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है. फर्स्ट इज GDR means Global Depository Receipt. So when the local currency share of a company are delivered to the depository bank, okay, अब कोई कंपनी जो कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अगर वर्ल्ड में कहीं से भी अगर वो फंड अरेंज करना चाहती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जैसे उसने इंडिया के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, बट अब फॉरेन में तो इंडियन इक्विटी शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या करेगी, लोकल करेंसी जो शेयर्स हैं ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक. डिपॉजिटरी बैंक वो होता है जो कि लोकल करेंसी शेयर्स को डिपॉजिट करता है. ओके, डिपॉजिट करता है और वो डिपॉजिटरी बैंक वो होता है जो लोकल करेंसी शेयर को डिपॉजिट करता है और उसके बदले में एक रिसिप्ट इशू करता है. ओके, विच इशूज डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर्स. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर मनी, यू विल डिपॉजिट योर मनी to a bank here in your city, and the bank will give you the assurance and one receipt also that on your behalf bank will pay to the party whom you will order. Okay, in the same way depository bank will collect the currency shares of you and it will issue depository receipt against share, and these receipt denominated in US dollar are called GDRs. ओके, अब क्योंकि US डॉलर की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेबल है, तो US डॉलर में उनका डिनोमिनेशन होता है, मींस वो जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट में उतने शेयर्स का डिनोमिनेशन होता है. सपोज 500 शेयर्स आपने डिपॉजिटरी बैंक को देकर जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ली है, मींस उस पर उस 500 शेयर की जो प्राइस है वो US डॉलर में डिनोमिनेट होगी, प्रिंट होगी. ओके, सो इन दिस वे GDR इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ GDR. So GDR means Global Depository Receipt, can be listed and traded on a stock exchange of any foreign currency other than America, any foreign country, sorry.
इट इज़ कंट्री. सो ये क्या होते हैं, अमेरिका के अलावा वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में GDRs को लिस्टेड किया जा सकता है. ओके और वहाँ पे इनका ट्रेड हो सकता है. ओके ट्रेड जैसे इंडियन शेयर्स का इंडियन शेयर मार्केट में होता है, वैसे ही GDR वर्ल्ड के किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकता है और उसका ट्रेड हो सकता है. देन इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स इट कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल टू समवन एल्स, टू अदर्स. Then a holder of GDR can convert it into shares. Okay, then holders of GDR gets dividends. Okay, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो एक डिपॉजिटरी जो बैंक है वो एक मीडिएटर के रूप में जो इंडियन शेयर्स को रख के उसके बदले में GDR इशू कर देता है. ठीक है, और वो GDR ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेबल होते हैं, वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होते हैं लिस्ट. ठीक है, और उनको वापस उनको फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उन पे डिविडेंड मिलता है. होल्डर ऑफ GDR डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स. बट एक यहाँ पे ये सबसे बड़ा इसका थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते. भाई अब एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, अब एक इंडियन कंपनी जो कि इंडिया से तो उसने मनी रेज़ की है, ठीक है, फ़ंड रेज़ किए हैं और इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं. ठीक है, अब वो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं जो वो उस कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कंपनी के लिए तो अच्छा है, कंपनी को तो कैपिटल मिल रही है, तो कंपनी उनको भी शेयर्स इशू कर देगी. वो शेयर्स GDR कहलाएंगे. ठीक है, बिकॉज इंडियन शेयर्स तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे नहीं, तो वो GDR वो कहलाएंगे, बट उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. देन many Indian companies such as Reliance, Wipro and ICICI have GDRs. Okay. Now second type is ADR. ठीक है, अब GDR और ADR में बस यही फ़र्क है कि GDR जैसे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में वो एक्सेप्टेबल है, बट ADR जो है अमेरिका में ही वो एक्सेप्टेबल है. ओके, सो द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय अ कंपनी इन USA आर नोन एज ADR. सो वो सेम प्रोसेस है. अगर कोई भी इक्विटी शेयर, इंडियन इक्विटी शेयर कोई भी अमेरिकन जो डिपॉजिटरी बैंक है उसको अगर वो हैंड ओवर होते हैं और अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक ADR इशू करता है, ओके, तो वो अमेरिका में ही एक्सेप्टेबल है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही वो लिस्टेड हो सकते हैं. ओके, और बाकी कहीं नहीं हो सकते. इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स. Then it can be listed and traded in American Stock Exchange, and Indian companies such as Infosys, Reliance issued ADRs also. Okay, means these companies are very big, very renowned companies of India, and they have arranged funds from out of India also. अब वही difference between GDR ADR, let us have a look. So listing, ADRs can be listed only in American Stock Exchange, while GDRs can be listed anywhere in the world. Now the second difference between ADR and GDR is liquidity. Liquidity means जो ADRs होते हैं वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं. तो वहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट कर सकता है. ओके, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो वहाँ पे ये स्कोप बहुत ज़्यादा होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो जब चाहें जब वो ADRs बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं. बट एज़ फार एज GDR इज़ कंसर्न, इट इज़ लेस लिक्विड बिकॉज इन GDR ओनली इंस्टीट्यूशंस आर इन्वेस्टर्स. ठीक है, लाइक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही GDRs में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी उनमें कम हो जाती है, जबकि ये रिटेल मार्केट होता है तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ शेयर होल्डर्स. अब ADR के जो शेयर होल्डर हैं वो केवल अमेरिकन सिटीज़न होते हैं बिकॉज दीज आर इशूड इन अमेरिका ओनली, वेयर एज GDR शेयर होल्डर्स कैन कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज these are issued in all the countries other than America. And one more type is FCCBs. अब FCCB क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स. अब ये बॉन्ड्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी में होते हैं और ये जो कन्वर्टिबल होते हैं, यहाँ पे एक नाम वो ध्यान रखना, दैट
FCCBs आर इशूड इन अ फॉरेन करेंसी एंड कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे इंडिया में जैसे 10% डिबेंचर्स होते हैं सपोज, ठीक है, या जैसे 12% बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होती है, कुछ में फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है। दीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज एंड सिमिलर टू द डिबेंचर्स। ओके, जैसे इंडिया में डिबेंचर्स होते हैं, तो डिबेंचर्स एक इस तरह के होते हैं कि वो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर टाइप, मतलब फिर उनका नाम डिबेंचर नहीं रहेगा, वो इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे। इसी तरह से जो ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होते हैं वो कन्वर्टिबल होते हैं, वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो भी चेंज हो जाते हैं किसी और फॉर्म में। सो दीज आर नोन एज FCCBs. सो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। एंड नाउ जैसे GDR और ADR होते हैं, इसी तरह से IDR होते हैं। ठीक है, अब IDR क्या है? जैसे इंडियन कंपनी वो फॉरेन से मनी अरेंज करती है, इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी से फॉरेन मार्केट से मनी अरेंज करती है। इसी तरह से जब फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से फंड अरेंज करती है, ठीक है, तो वो IDRs होते हैं। Okay, so IDR are like GDR and ADR except that the issuer is a foreign company. यहाँ पे GDR और ADR में इशूअर तो इंडियन कंपनी होती है, बट IDR में इशूअर फॉरेन कंपनी होती है जो कि इंडियन मार्केट से फंड रेज करती है। ओके, IDRs आर रुपी डिनोमिनेटेड, ये डिनोमिनेटेड है। ठीक है, जैसे ADRs और GDR में डिनोमिनेशन होता है US डॉलर का, बट IDR का जो डिनोमिनेशन है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, यानी कि फॉरेन के जो करेंसी है वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होती है। दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो इसमें जो IDRs है, इशूइंग कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी होती है। अब वो ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक जो हैं वो मतलब वो अपने बैंक से वो कांटेक्ट करते हैं, उनका जो बैंक है वो इंडियन बैंक से कांटेक्ट करके वो इंडियन बैंक के पास में जो शेयर्स हैं, फॉरेन शेयर्स हैं, फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं, वो डिपॉजिट कराता है। बदले में इंडियन डिपॉजिटरी है वो उनको IDR इशू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से वो जो IDRs इशू होते हैं तो उनको इंडियन इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं। ठीक है, और इस तरह से फॉरेन कंपनी के पास में फंड रेज होता है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस फीचर्स ऑफ IDRs। अब IDRs क्या है? जो इशू होते हैं बाय फॉरेन कंपनी। देन IDRs कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, a single IDR can represent more than one share, such as one IDR is equal to 10 shares. बिकॉज जो शेयर्स होते हैं तो वो सारे शेयर के एक लॉट के बदले में वो एक सिंगल IDR इशू करते हैं, तो उस एक IDR जो है वो 10 शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और उस पर 10 शेयर्स की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटेड होती है। ओके, डिनोमिनेटेड मीन्स उस पर वो एक जो IDR है वो उस इतने 10 शेयर की प्राइस के बराबर का होता है। देन holders of IDR have no right to vote in the company in the same way as there is no voting right on IDR and ADR and GDR. Okay, then IDRs are in rupee denomination. Okay, then advantages of IDR: it provides an additional investment opportunity to Indian investor for overseas investment. Overseas means अपनी कंट्री के बाहर भी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे। इट सेटिस्फाइज द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज भी जो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको भी पूरा करती है। इट प्रोवाइड्स लिस्टिंग फैसिलिटी टू फॉरेन कंपनीज टू लिस्ट ऑन इंडियन इक्विटी मार्केट। ओके, and it reduces the risk of Indian investor who want to take their money abroad. Okay, तो वो मनी अब्रॉड, अब फॉरेन कंपनी को तो हम जानते नहीं हैं
ठीक है। बट जहाँ पे IDR इशू हो जाते हैं, इट मीन्स वहाँ पे जो फॉरेन का जो कस्टोडियन बैंक है, ओके, और फिर जो इंडियन जो डिपॉजिटरी बैंक है, ये दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जहाँ पे दोनों बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे सेफ्टी अपने आप आ जाएगी इस इन्वेस्टमेंट में। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन. The Government of India has made provision for issuing a particular type of financial instrument on the pattern of ADR, American Depository Receipt. Name the financial instrument indicated in above statement and give its two features. So, the instrument which is indicated in above statement is IDR. Okay, and its two features you can easily discuss. And now the last topic of this chapter इज़ ICD, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स. अब जैसे हमने ऊपर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ट्रेड क्रेडिट. ओके, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जो A है वो B को उधार देता है. ओके, सपोज B ने A से गुड्स परचेज की, ठीक है, तो यहाँ पे B को चाहिए, B A से 15 डेज़ के लिए क्रेडिट मांगता है और A ने यस कर दिया, तो ये ट्रेड क्रेडिट का एग्जांपल हो गया. अब इसी तरह से जब दो कंपनीज आपस में इस तरह से क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कराती है एक दूसरे को, यहाँ पे A और B सिंपल ट्रेडर्स हैं, बट जब यहाँ पे कंपनीज जो हैं, दो कंपनीज आपस में इस तरह का क्रेडिट लेन देन करती है, तो उसको ICD कहते हैं. Intercorporate deposits are unsecured short-term deposits made by one company with another company. These deposits are essentially brokered deposited, which led the involvement of brokers. ठीक है, ये ब्रोकर्स के थ्रू होता है. ये जो कंपनीज हैं ये आपस में एक दूसरे को जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, ऐसे नहीं करवाती, बिकॉज कंपनीज भी एक दूसरे के लिए अननोन होती हैं, और ये जो इनका बीच में जो ट्रेड होता है ये काफ़ी बड़ी अमाउंट का होता है, तो यहाँ पे ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट इज़ हायर दैन दैट ऑफ बैंक्स, बिकॉज जो ICD के रूप में उनको बहुत जल्दी से क्रेडिट मिल जाती है, जबकि बैंक्स की तो जब तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होंगी या बैंक के पीछे कोई मॉर्गेज नहीं रखा जाएगा लोन लेते टाइम, बैंक इतना जल्दी लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बिना मॉर्गेज के. बट यहाँ पे ICD में अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICD इज़ दैट द ट्रांजेक्शन इज़ फ्री फ्रॉम लीगल हैसल्स. सबसे बड़ा यही इसका एडवांटेज है जो कि हमें ट्रेड क्रेडिट में मिलता है, कि वो वहाँ पे भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं और यहाँ पे भी कोई लीगल हैसल्स, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं. अब ये जो ICD है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये 3 टाइप्स की हो सकती है. एक कंपनी दूसरी को 3 मंथ्स के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, दूसरी में 6 मंथ्स की प्रोवाइड कर सकती है, और तीसरा टाइप है कॉल डिपॉजिट. ओके, कॉल डिपॉजिट मीन्स जब वो मांगता है 1 डे नोटिस से उसको दूसरी कंपनी को उसे देना होता है. एंड 3 months and 6 months, as the name suggests, these deposits are repaid by the another company after 3 months and here after 6 months. Okay, so let's have a reading of all these 3. These deposits are most popular type of ICD. सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप यही है. These deposits are generally considered by borrowers to solve problem of shorter capital adequacy. The annual rate of interest for these deposit is around 12%. Now, second type of ICD is 6 months deposit. It is usually made with first class borrowers. अब फर्स्ट क्लास borrowers क्या होते हैं, जिनकी की इमेज काफ़ी अच्छी होती है, गुडविल काफ़ी अच्छी होती है दूसरी कंपनी के सामने, और जिनको कि जो कि बोरो करते हैं तो वो पूरा प्रॉमिस करते हैं, वो जो 6 मंथ्स के लिए जो उन्होंने बोरो की है मनी, वो पे करेंगे, बिकॉज़ ये अनसिक्योर्ड होता है. तो यहाँ पे जो कंपनी लोन दे रही है, जो कंपनी अमाउंट जो क्रेडिट पे दे रही है, तो उसको भी एक गारंटी तो चाहिए. तो वो फर्स्ट क्लास बोरोवर्स को ही देती है जिनकी की इमेज काफ़ी अच्छी होती है मार्केट में. ओके, सो इट इज़ यूजुअली मेड विद फर्स्ट क्लास बोरोवर एंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ अराउंड 15%. एंड देन कॉल डिपॉजिट जो है वो 1 डे नोटिस पे एक कंपनी दूसरी कंपनी से मांग लेती है. ओके, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अराउंड 10%.
बिकॉज एक दिन के लिए अगर कोई कंपनी उधार दे रही है तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट ही वो मांगेगी ना, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो वो मांग नहीं सकती है, तो इसलिए इस पर सबसे कम होता है. एंड फीचर्स ऑफ ICDs, these transactions takes place between two companies and these are short term deposits. Okay, these are unsecured deposit, ये किसकी सबसे बड़ी characteristic है. These transactions are generally completed through brokers. These deposits have no organized market. These deposits have no legal formalities and these are risky deposits from the point of view of lenders. Okay, जो कंपनी मनी लैंड कर रही है, मनी दे रही है उधार पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्की डिपॉजिट है. इसीलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए, जब वो 6 मंथ्स के लिए जब वो दूसरी कंपनी को मनी लैंड करती है, तब वो फर्स्ट क्लास बोरोअर्स को ही वो देती है पैसा. So for today we end our discussion here. Now we will discuss some MCQs and some more questions in our next video. Till then, goodbye, stay safe.